वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कैश क्रेडिट्स, सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये बहुत ही हैपनिंग सेक्शन है। आपके पास काफ़ी सारे नोटिस भी आए होंगे इसके लिए। जो भी कैश आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, इफ़ इट इज़ फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई भी एंट्री एंड अगर वो अनएक्सप्लेन्ड है या आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो सेक्शन 68 एक्टिव हो जाता है एंड असेसिंग ऑफिसर इस सेक्शन में बहुत सारे एडिशंस कर देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन एडिशन है। आजकल एओ ने इसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट वेपन बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे एडिशंस कर देते हैं। वैसे तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे टैक्सेस टाइम पे भरें, अपनी सारी इनकम अच्छे से डिस्क्लोज़ करें एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मैं अपने सारे वीडियोस में ये हमेशा कहती हूँ कि टैक्स का जो भुगतान है, जो सही भुगतान है, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टैक्स पे करेंगे तो नेशन बिल्ड होगा एंड आप भी चैन की नींद सो पाओगे, क्योंकि फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। बट अगर आप कुछ भी हैंकी पैंकी करते हैं अपने अकाउंट्स के साथ, तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद डिपार्टमेंट के पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपके केस को रीअसेसमेंट में ले सकते हैं। तो इसीलिए अपने टैक्स का भुगतान सही कीजिए। बट बाई चांस अगर गलती से भी कोई ऐसा सिलेक्शन हो चुका है, आजकल तो डिपार्टमेंट कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी देते हैं, तो कई बार नोटिस ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं थे पर आ गए। तो अगर आपके पास ऐसे नोटिस आ जाते हैं तो उससे कैसे डील करना है, हम इस पूरे सेक्शन में उसी के बारे में बात करेंगे। सो यू हैव टू बी देयर टिल द एंड विथ मी। तो सेक्शन 68 के बारे में हम बात कर रहे हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस एंड रिबेट्स। बहुत सारे एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स टैक्स के दायरे में रहकर आप क्लेम कर सकते हैं। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग हो सकती है। हैपहैज़र्ड वे में आप टैक्स की चोरी करें, वो ठीक नहीं है। आप प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग के लिए भी बहुत सारा स्कोप है एक्ट में, एंड बहुत अच्छी बेस्ट प्लानिंग्स होती हैं विद इन दी सेक्शंस, जिसकी वजह से कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लॉ चेंज करना पड़ता है, वो सेक्शन बदलना पड़ता है। इतनी अच्छी प्लानिंग हुई है within the ambit of tax. We have to declare all our incomes in India as well as abroad and pay the tax on the same as a resident and ordinary resident. आप अगर इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, आपका कोई प्रॉपर्टी बाहर है जहाँ से आप इनकम डिराइव कर रहे हैं, तो वो इनकम भी आपको डिस्क्लोज़ करनी है, सब कुछ डिक्लेयर करना है। वहाँ अगर आपका टैक्स पे हुआ है, आउट ऑफ इंडिया आपका टैक्स पे हुआ है, तो उसका आपको रिबेट मिल जाता है, जो भी आपने टैक्सेस वहाँ पे किए हैं। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है कि हमने वहाँ टैक्स पे किया, यहाँ डिस्क्लोज़ करेंगे, यहाँ भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डबल टैक्सेशन को तो बहुत सीरियसली देखा जाता है। हमारे कितने सारे लॉज चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ डबल टैक्सेशन में आ रही है तो उसे हटाया गया है या उसे अमेंड किया गया है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। We should avoid concealment of income, claiming wrong deductions, not disclosing all incomes, claiming excessive rebates to reduce our income. ये वाला थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मैंने कई सारे ऐसे, मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स मुझे क्वेरी देते हैं कि उस समय हमने क्लेम कर लिया, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि वो बोल भी देते हैं कि नहीं, ये हमने एक्सेसिव क्लेम किया है, ये हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, पर हमने फिर भी क्लेम किया है। ऐसे वाले सिनेरियो में वो मुझसे मेरी ओपिनियन मांगते कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उनका सारा केस स्टडी करने के बाद मुझे उन्हें ओपिनियन देनी पड़ती है कि अब आप ऐसे ऐसे अपने आप को ऐसे आप सेव कर सकते हैं। तो हमारी कोशिशें होती हैं कि हम आपको विद इन द एम्बिट रह के सारी चीज़ें, विद इन द टैक्स एम्बिट रह के आपको गाइड कर सकें, सो दैट आप भी अपनी लायबिलिटीज़ को रिड्यूस कर सकें। बट देन फाइनली सही चीज़ तो ये है कि जब भी आप अपना ITR फाइल करें, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। वही कीजिए जो सही है। इट इज़ राइट ऑफ एक्सचेकर टू सर्च, सीज एंड फाइंड आउट ट्रू इनकम ऑफ एन assessee in case of doubt or on the basis of proof that some income of assessee has been escaped or true income of an assessee has not been returned, or an assessee after being eligible to file return have not filed the same.
ये जो लास्ट वाला जो लाइन है, एलिजिबल असेसी है उसे अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, बट आईटीआर फाइल नहीं किया है। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें एसएससी ने आईटीआर ही फाइल नहीं किया है, एंड फिर उसका केस आता है 148 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में, सेक्शन 148 में, जिसमें डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है या यहाँ पे इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है या XYZ जगह पे, क्योंकि उनके पास वो सारा डिटेल्स होता है। आजकल आप कोई भी चीज़ ऑफ एन एक्स अमाउंट परचेज़ करते हैं, वहाँ पर आपका पैन नंबर, आधार कहीं ना कहीं तो लिंक होता ही है, तो आप इमीडिएटली उस वाले नेट में आ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट जब अपना इनका सिस्टम इतना बेस्ट बनाया हुआ है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है, वो आपकी सारी चीज़ों को लिंक कर देता है। तो अगर आपने आपका आईटीआर फाइल नहीं किया है एंड आपका इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है कहीं पे, या आपने कुछ अमाउंट इतना बड़ा विड्रॉ किया है, डिपॉजिट किया है, देन इट कम्स इमीडिएटली इनटू चेक। एंड जब वो आपके आईटीआर के साथ उसको वो मैच करते हैं, आपका आईटीआर नहीं दिखता है या आपका आईटीआर कुछ ऐसे अमाउंट का दिखता है जो बिल्कुल भी उसको जस्टिफाई नहीं करता है, देन देयर इज़ अ नोटिस। बिलीव मी, दैट नोटिस इज़ गोइंग टू कम टू यू। सेक्शन 148 में आप बच नहीं सकते हैं। देयर इज़ अ नोटिस विच इज़ कमिंग योर वे। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, आपके फैमिली मेम्बर में भी कोई है जिन्होंने इतने बड़े बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एंड उसके बाद उन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, देन प्लीज़ मेक श्योर कि उनका आईटीआर फाइल हो जाए। बिकॉज आप ये समझ लीजिए कि आपके पास नोटिस आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सो नाउ वी आर कमिंग इन दिस होल सेक्शन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्शन 68। हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जो प्रीवियस 2 स्लाइड्स में बात किया था वो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो बहुत ह्यूज टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। इंडिविजुअल अभी हम इंडिविजुअल सेक्शन 68 के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे इट इज़ टॉकिंग अबाउट कैश क्रेडिट्स। The provisions of Section 68 was introduced under the Income Tax Act 1961 to safeguard and protect the interest of revenue. ये जो सेक्शन 68 है, 69 है, ये जो सेक्शंस है ना, सर्च के सेक्शंस, सर्वे के सेक्शंस, ये सारे के सारे सेक्शंस डिपार्टमेंट के पास एक वेपन की तरह यूज़ होते हैं। ये उनको सेफगार्ड करते हैं, हथियार जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं या अपनी रेवेन्यूज़ जो लीक हो रहे हैं उसको रोक सकें। तो उसके लिए क्या होता है, ये इनके पास ये वाले सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें अगर इन्हें लगता है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पे टैक्स की चोरी हुई है या रेवेन्यू इम्पेयर हुआ है, तो वहाँ पे वो इन वाले सेक्शंस को लेकर आ जाते हैं। So again coming to the point, and protect the interest of revenue as assessee was engaged in harmful tax practices to evade tax in the form of fake cash credit entries in the books of account. After introduction of this section, many amendments have been taken place from time to time to enhance its applicability and to curb the menace and unearthing of black money, accommodation entries, cash credit entries, etc. बहुत बार ऐसी एंट्रीज़ हम ले लेते हैं, दे देते हैं, जिसे हम अकाउंट फॉर नहीं करते, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, हम नॉर्मली टैक्स प्रोफेशनल्स इस बात को जानते हैं, एवरी रिसीट इज़ नॉट एन इनकम। हम इस वाली लाइन को पकड़ के चलते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एंट्री आई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकम है। एवरी रिसीट इज़ नॉट एन इनकम, ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है, एवरी रिसीट इज़ नॉट एन इनकम, बट यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ नॉट एन इनकम। अगर आप ये कह दो कि रिसीट है तो क्या हुआ, इनकम नहीं है, आपकी बात कैसे मान लेगा डिपार्टमेंट? नो, यू हैव टू प्रूव इट। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ पॉइंट दैट यू हैव टू मेक। सो नीड फॉर सेक्शन 68। तो ऐसे ही कैश क्रेडिट्स एंट्रीज लेते हैं, दे देते हैं, एंड उसके बाद वो कहते हैं इनकम नहीं है, ये अनसिक्योर्ड लोन्स में दिखा देते हैं, हम उसे बैलेंस शीट आइटम बना देते हैं, P&L की जगह पर उसको बैलेंस शीट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें से नेट में से ही बाहर आ जाती है। सो इसीलिए ये वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दिस इज़ अ वेरी हैपनिंग सेक्शन। बहुत सारे नोटिस आ गए हैं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं इसके बारे में, एंड मुझे उन सबको रिप्लाई करना होता है, बिकॉज आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई हैव टू रिप्लाई टू ऑल माई क्वेरीज। असेसी यूज टू हाइड इट्स इनकम और सप्रेस इनकम। देखिए एक मैं आपको इंस्टेंस बता रही हूँ यहाँ पे, बाय डाइवर्टिंग इट्स कैश रिसीट्स एंड शोइंग इट एज अनसिक्योर्ड लोन। कैश रिसीट आई है, ऑफकोर्स इट्स अ रिसीट जो इनकम के फॉर्म में है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब P&L से हटा के सीधे बैलेंस शीट में शिफ्ट कर दिया, और इन एनी अदर फॉर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, thereby अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिजनेस receipts. It was a business receipt, but you made it a capital receipt.
एंड कैपिटल आइटम्स में तो टैक्सेशन है नहीं, तो वो अवॉइड हो गया टैक्स देना उस वाले चीज़ पे. It is a tax evasion device or tool used by a large number of assessees across the nation to evade tax and thereby resulting in tax revenue loss to the government of India. तो अब ये जो नोटिस अब आने लगे, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारे का ये माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सेक्शन 68 को पिक्चर में लेकर आता है डिपार्टमेंट. एंड देन व्हाट हैपन्स, दिस नोटिसबाजी स्टार्ट हो जाती है एंड आपको उस नोटिस का रिप्लाई देना होता है. तो नोटिस का रिप्लाई देना तो कंपलसरी है ही, मैंने कहा है, चाहे वो नोटिस आपको बिलोंग हो, आपने कुछ उन्होंने नोटिस में भेजा है कि एंट्री आप कहते हो नहीं है एंड आप चुप बैठ जाते हो. नहीं, चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है. यू हैव टू रिप्लाई. रिप्लाई इज़ इनकम टैक्स का अगर नोटिस आपके नाम आया है तो रिप्लाई देना तो बनता है, चाहे वो आप उसको एग्री करते हो या आप डिसएग्री करते हो. रिप्लाई इज़ मस्ट. मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें आप असेसिंग ऑफिसर को रिप्लाई नहीं देते. जब आप रिप्लाई नहीं दोगे तो इट इज टैंटामाउंट, साइलेंस टैंटामाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. ये रूल है डिपार्टमेंट के पास. अगर आप बोलोगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट कह रहा है वो सही है. तो क्या होगा, वो जो भी उनको समझ में आता है कि अच्छा ये एंट्री आपकी है, वो सारा का सारा ऐड करके आपको बढ़िया सा एक ऑर्डर छाप देंगे आपके नाम पर. एंड सेक्शन 156 में नोटिस ऑफ डिमांड आपको इशू हो जाएगा. सेक्शन 156 का नोटिस ऑफ डिमांड इशू होते ही विद इन 30 डेज यू आर लायबल टू पे दैट अमाउंट विद इन 30 डेज. अगर 30 दिन के अंदर नहीं आपने अमाउंट पे बैक किया है तो you will be termed as assessee in default and recovery procedures will be initiated against you by the department. Okay, ये मैंने बहुत आगे तक का बता दिया. Let's come back. Section 68. Where any sum is found credited in the books of an assessee maintained for any previous year and the assessee offers no explanation about the nature and source thereof, or the explanation offered by him is not in the opinion of the assessing officer satisfactory, the sum so credited may be charged to income tax as the income of the assessee of that previous year. Okay, this is very clear. अगर आपने कोई explain नहीं किया है, explanation नहीं दिया है, तो वो आपकी income में add हो जाएगा. Provided that when the assessee is a company, this is an exclusion and share application money का उन्होंने exclusion दिया हुआ है. This is applicable to the corporates, पर normal assessees जो कि corporate नहीं है उनके लिए तो पहला वाला ही बहुत डरावना है. Okay, that's fine. Next we are coming applicability. ये कौन सी situations में applicable, section तो हमने पढ़ लिया, अब ये कौन सी situations में applicable होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. When payment is credited to an assessee's books, it is applicable for income tax. अब मैंने कहा था पहले, आपको एक sentence बोला था, every income is not a receipt. बट यहाँ पे क्या आ रहा है, when payment is credited to an assessee's books, it is applicable for income tax unless you prove that it is not a receipt. As per section 212A, an assessee has kept books of accounts like ledgers, cash book, day books. अगर आपने ऐसी बुक्स मेंटेन करी हैं और कोई भी क्रेडिट है आपके अकाउंट में तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपको सेक्शन 68 लग जाएगा. एंड assessee was incapable of providing the proper information. अगर assessee ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसके नेचर की या सोर्स की, नोटिस आया है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो सेक्शन 68 एप्लीकेबल है आपके ऊपर. अगर असेसिंग ऑफिसर आपके एक्सप्लेनेशन से खुश बिल्कुल नहीं है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो सिचुएशंस को मैच नहीं हो रहा है, तो भी वो उसको अदरवाइज लेके जा सकता है सेक्शन 68 में, फिर से उसके एम्बिट में लेके आ सकता है. द सम ऑफ मनी वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द असेसीज टोटल इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. वो जो अमाउंट आपकी बुक्स में क्रेडिटेड है वो आपने टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है. एंड अगर एसएससी ने कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया है सो दैट वो उसको एक्सप्लेन कर सके कि ये जो मैंने कैश क्रेडिट या ये जो कैश रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैश की एंट्री जो एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है, ये किस पर्पज़ को बिलोंग करती है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर सेक्शन 68 अप्लाई हो जाएगा, पक्का हो जाएगा. The Income Tax Department has designed these special provisions for closely held corporate taxpayers who try to evade taxes in the name of their company. सिर्फ कंपनी ही क्यों, नॉर्मली लोग थर्ड पार्टी ओके है. नेक्स्ट, कंपनी ओनर्स डू दिस इन द नेम ऑफ अ थर्ड पार्टी और नॉन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट मोस्ट कॉर्पोरेट कंपनी ओनर्स अडॉप्ट to park their unaccounted money in the company's name. Moreover, these companies were not under any stringent regulations imposed upon widely held companies.
ऐसा ही होता है। कंपनीज तो छोड़ दीजिए, अब तो लोग नॉर्मल एसएससी एंड इंडिविजुअल एसएससी विल डू दिस एंड करते हैं। सो हमें विद इन द एम्बिट रह के आप जो कर सको, इट्स जस्ट गुड से दैट अगर आप एम्बिट में रह के काम करते हो तो इट इज़ ऑल फाइन अनलेस एंड अनटिल आप उसको क्रॉस ना कर जाओ। Any explanation that these companies provide to the assessing officer with regards to some credit in the form of a share application money share premium will be considered unsatisfactory unless ये an individual from the company whose name is on the book explains the nature and source of the money। अगर इसमें ना सोर्स का सोर्स अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे मैंने कहा उससे लिया, तो उसने एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैंने उससे लिया है, एंड वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये क्लोजली हेल्ड कंपनीज के केस में आ जाता है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी आप देखिए, अगर आपने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी ऐसे कुछ किया हुआ है तो वो आप थोड़ा ध्यान से उसका अकाउंट फॉर कीजिएगा। जब तक आप एम्बिट के अंदर हैं, दायरे के अंदर हैं, तब तक आप सारा का सारा काम कर सकते हैं, बट बहुत हैंकी पैंकी ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करने हैं, बिकॉज finally the burden to prove that that particular receipt is not an income will always fall on the assessee. The burden lies on the assessee to prove that any sum which is found credited in books was a genuine transaction. Nature and source of such entry should be proved by assessee, otherwise it would be treated as income of the assessee. But assessee is not required to prove source of source. Yes, ये मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था, वो उस स्पेसिफिक केस में ही एप्लीकेबल है। बट अगर आप एक इंडिविजुअल असेसी है तो आपको सोर्स ऑफ सोर्स एक्सप्लेन नहीं करना है। मीन्स असेसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he has received the amount. The only thing which assessee was required to do is to prove the genuineness of the transactions as well as the creditworthiness of the person providing credit along with documentary evidence. It is not the business of the assessee to find out the source of money of the person providing loan or any other credit in any form. आपको सिर्फ अपना वाला हिस्सा एक्सप्लेन करना है, दूसरे का हिस्सा नहीं। बट देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लायबिलिटी तो यही है कि आपको अपना हिस्सा तो एक्सप्लेन करना ही है। ओके, गोइंग फर्दर, once assessee furnishes sufficient documents and explanations, it is now the onus of department to verify the same and act accordingly. कई बार मैंने देखा है, कई बार मुझे ऐसे क्वेरीज भी आते हैं कि हमने तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, हमारे प्रूफ्स दे दिए हैं, हमने एक्सप्लेनेशंस दे दिए, फिर भी एओ ने एडिशन किया है। कई बार ऐसा होता है, वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री वाला जो वर्ड है, इफ़ द एओ इज़ सेटिस्फाइड, असेसिंग ऑफिसर इज़ सेटिस्फाइड, तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एडिशन कर देते हैं। बट देन मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि फिर इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है अपील में जाने का। दैट इज़ द ओनली वे आउट, बिकॉज अगर असेसिंग ऑफिसर एक लेवल पे आपकी बात नहीं सुनवाई हो रही है तो आपके पास दूसरा लेवल है जो कि CIT अपील है, द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। तो इस वाले सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कैसे बनाना है, मैंने एक रिप्लाई बनाया भी हुआ है, मैं आपको उसके गो थ्रू करवा दूँगी, सो दैट यू गेट टू नो कि हमें वो रिप्लाई कैसे करना है। असेसिंग ऑफिसर के रिप्लाइज नॉर्मली सिंपल होते हैं, बट आपको वो सारे फॉर्मेट्स हमारे इंस्टा मोजो लिंक पे मिल जाएंगे, सिंपल फॉर्मेट्स में होते हैं। एंड CIT अपील ऑफ कोर्स वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, वहाँ आपको काफ़ी सारा केस लॉस के साथ एंड वो सारी चीज़ों के साथ एक्सप्लेन करना होता है, वो भी रिटन सबमिशंस भी कैसे बनाने हैं CIT अपील के सामने हम वो भी बात करेंगे। मैं आपको उसका एक फॉर्मेट भी शेयर करूँगी, एंड हमें पूरे बॉडी में क्या रखना है, उसके हमें कैसे ड्राफ्ट करना है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। इट इज़ नाउ द ओनर्स ऑफ द डिपार्टमेंट टू वेरीफाई द सेम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। फाइनली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज़ अ सफिशिएंट एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे सारा का सारा हमारा डिबेट स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ सफिशिएंट एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन? तो ये तो सफिशिएंट एंड रीजनेबल वही होता है जो असेसिंग ऑफिसर को सही लग जाए। एंड ऑफकोर्स आपका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। असेसिंग ऑफिसर मानना नहीं चाहेगा तो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो भी उन्हें मानना पड़ेगा, एंड अगर वो नहीं मानेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है CIT अपील लेवल, जहाँ पे नॉर्मली हमारी सुनवाई होती है। 50% हमारा केस हम वहाँ जीत सकते हैं, एंड अगर CIT अपील नहीं सुनते हैं तो हमारे पास IT-AT है, वहाँ पे मैंने देखा 95% केसेस उड़ जाते हैं। टैक्सेबिलिटी सेक्शन 68, ओके।
Assessees should accept payments via demand draft or account paid check as it will enable them to prove the identity and source of a payer. हाँ, कैश अवॉइड करे तो ज़्यादा बेटर. ये एंट्रीज तो एक्सप्लेन ही नहीं करनी होती अगर बैंक से फ्लो हो रही है तो. Assessees should maintain books of accounts to invoke section 68. Further, the assessing officer will not consider any loose sheets. Loose sheets और वो सबको 68 सेक्शन 68 में नहीं काउंट होता है. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखनी होंगी तभी सेक्शन 68 will work. The books of accounts which contains the unexplained cash credit should belong to the assessee. Okay, assessee की ही books of accounts होनी चाहिए. The assessing officer can ask various questions to the assessee. Yes, he is free to ask. These questions can range from details of payment, bank, lender, evidence and all that stuff. Hence, an assessee should collect address and PAN number. ये तो होता ही है normally सबके पास. कोशिश कीजिएगा कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, जिनसे भी आप ऐसा पैसों का लेन देन कर रहे हैं, उसका पैन नंबर आधार आपके पास हो. फ़ोटोकॉपी भी आप अपने रिकॉर्ड में रखें तो ज़्यादा बेहतर है. अब बुक्स भी आपकी बुक्स होनी चाहिए. पासबुक जो है वो हमारी नहीं होती है, वो बैंक की होती है. इसीलिए ये कुछ एक केस लॉ है जिसमें से ये बहुत मुझे थोड़ा अजीब लगा था. बट देन आई फाइनली व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट यू फील कि हाँ वो आपकी कहाँ बुक है. बुक तो आपकी होनी चाहिए, वो तो बैंक की बुक है. ओके. फाउंड टू बी क्रेडिटेड एज यूज जो सेक्शन में यूज़ हुआ है तो एओ टू गिव फाइंडिंग बाय रेफरेंस टू बुक्स. इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना बहुत ज़रूरी है अगर सेक्शन 68 की एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो. अगर आपने बुक्स मेंटेन नहीं करी हैं, आप कोई बुक्स मेंटेन नहीं करते तो सेक्शन 68 आप पे नहीं लगेगा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखने के लिए. अमाउंट रिसीव थ्रू विल कैन नॉट बी टैक्स्ड. ये एक केस लॉ है जो मैंने यहाँ कोट किया है. तो सेक्शन 68 बहुत क्लियर है अपने कहने में कि अगर आपने कोई भी आपकी बुक्स में कोई भी एंट्री आई है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उस पर आपने टैक्स पे नहीं किया है या आपने उसे एज अ बिज़नेस रिसीट ट्रीट नहीं किया है, एंड आप अगर अनलेस उसे अदरवाइज़ प्रूव ना कर दो कि वो बिज़नेस रिसीट नहीं है, तब तक ये सेक्शन 68 का खेल चलता रहेगा. तो अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है दैन आपको उसे रिप्लाई करना पड़ेगा, वरना इसके टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं. नॉर्मल टैक्सेशन से ये काफ़ी हायर साइड पे जाता है बिकॉज दिस इज़ दी, ये आप देखे जाए तो ये पेनल्टी सेक्शंस हैं. पेनल्टी की तरह ही इसे यूज़ किया जाता है. सच टैक्स रेट शुड बी 60%. 60% पे वो आपकी वो वाली रिसीट चार्ज हो जाएगी, उस पर 25% का सरचार्ज लग जाएगा, 6% की पेनल्टी लग जाएगी और फाइनली टोटल मिला के आता था 83.25%. दिस इज़ सो हैफ्टी. यू शुड बी अवॉइडिंग दिस. इसलिए अच्छे एक्सप्लेनेशन दीजिए. सबसे पहले तो कोई हैंकी पैंकी काम मत कीजिए. अगर पर उसके बावजूद भी अगर नोटिस आ गया है एंड आप रिप्लाई कीजिए, अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दीजिए, एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई. बिलीव मी, वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई विल ऑलवेज सेव योर केस. आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हैं, आप सच्चे हो, पर सिर्फ आप जानते हो आप सच्चे हो जब तक आप उसको लिखित में ना दो. आजकल सब कुछ फेसलेस है. फेसलेस के एरा में आपके पास एक वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई होना चाहिए, वेल ड्राफ्टेड रिटन सबमिशंस होने चाहिए. अगर आप CIT अपील के पास हो तो अगर आपके पास ये है तो इसका मतलब आप जब आपका वो रिटन सबमिशन या रिप्लाई पढ़ेंगे देन वो उनके पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें पढ़ना ही होगा आपका रिप्लाई. क्योंकि अब आप पर्सनली तो उनके पास जाओगे नहीं, आप पर्सनली तो हियर करवाओगे नहीं अपना केस. सो अ वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई बिफोर द असेसिंग ऑफिसर एंड बिफोर द CITA विल सेव यू. इट विल टेक योर केस इन अ पॉजिटिव मोड. कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होता है. अगर आप सेक्शन 68 या 69 में चार्ज होते हो तो आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता है फिर उस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट, उस रिसीट के अगेंस्ट. जैसे साबित हो गया कि उसने कह दिया कि ये आपकी इनकम है, तो आप फिर उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कह सकते कि इसके अगेंस्ट में मैंने कुछ ये सेल किया, ये परचेज़ किया था और ये उसकी रिसीट है और अब उसमें कमाने में मुझे इतना खर्चा हुआ. वो सब कुछ नहीं. प्योरली वो रिसीट उठा ली जाएगी एंड उस पर ये सारा का सारा सेक्शंस लग जाएगा एंड सेक्शन 115 BBE में ये सारा टैक्स रेट्स आपका काउंट हो जाएगा. तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे ही नोटिस आता है आपको रिप्लाई देना है. ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ द रिप्लाई बिफोर द AO एंड रिटन सबमिशंस बिफोर द CITA. अगर आपको नोटिस आया है, नोटिस को प्लीज़ अनअटेंडेड मत छोड़िएगा. बहुत केसेस मैंने देखे हैं, केस ख़राब कर देते हो आप पहले ही लेवल पर.
रिप्लाई ज़रूर कीजिए असेसिंग ऑफिसर को। असेसिंग ऑफिसर के पास सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स एविडेंसेस दीजिए। असेसिंग ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर के पास अगर आप ये सारी चीज़ें दोगे तो असेसिंग ऑफिसर जब अपना एओ अपना असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा तो उसमें लिखेगा कि आई एम नॉट ओके विद दिस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे उस चीज़ों को क्यों नहीं एग्री कर रहा है। और अगर वो आउटराइटली रिजेक्ट करता है तो हमारे पास सीआईटी अपील के पास हमेशा एक बेटर चांस होता है कि एओ ने बस रिजेक्ट कर दिया है, बिना उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब if he is unsatisfied, अगर वो unsatisfied है then he has to mention that why he is unsatisfied। मैं अगर कह रही हूँ कि नहीं ये ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, सो दैट इज़ वॉट। फिर ये पॉइंट हम सीआईटी अपील के सामने बनाते हैं एंड ये हमें सबमिशंस में देना होता है, रिटन सबमिशन। एओ के पास हम रिप्लाई टू दी शो कॉज नोटिस देते हैं एंड सीआईटी अपील के पास हम रिटन सबमिशंस देते हैं। रिटन सबमिशंस बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान देना है। ड्राफ्टिंग ऑफ रिप्लाई बिफोर दी एओ ज़रूर लिखा है मैंने, पर यही सेम चीज़ें आपको सीआईटी अपील के सामने भी करना होगा। अगर आपने एओ के सामने कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो सीआईटी अपील के सामने फिर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। द बर्डन इज़ ऑन द रेवेन्यू टू प्रूव, नहीं, यहाँ पे बर्डन इज़ नॉट ऑन द रेवेन्यू, बर्डन इज ऑन दी एसएससी टू प्रूव दैट दिस इज नॉट माई कैश क्रेडिट। रेवेन्यू तुमने तो कह दिया कि ये आपका पकड़ में आया है और आपने इसको अकाउंट फॉर नहीं किया है, तो आप बताइए, अब आप बताइए, अब आपके पारे में बॉल है, क्या कहते हैं, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, सो नाउ यू हैव टू प्ले इट। तो अब आपको रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा। ड्राफ्टिंग ऑफ रिप्लाई हैज़ टू बी टू द पॉइंट। शो कॉज नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रिप्लाई को नोटिस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच पॉइंट ही इज़ ट्राइंग टू मेक आउट, किस पॉइंट पे वो हैम्पर कर रहा है वो आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो रिप्लाई होगा वो टू द पॉइंट होना चाहिए। रीड द नोटिस वेरी केयरफुली एंड द डिटेल्स कॉल्ड फॉर। प्रोवाइड बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस। सबसे पहले फैक्ट्स दीजिए। वो कहता है आईटीआर फाइल नहीं किया आपने, आपकी इनकम एस्केप हो गई, आप फैक्ट्स दीजिए कि आईटीआर क्यों नहीं फाइल हुआ, वॉज इट रिक्वायर्ड टू फाइल द आईटीआर, एंड अगर नीड थी तो क्यों नहीं हुआ। यू हैव टू गिव द बेसिक रीज़न। देखो हर चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है। इट्स नॉट कि आपने कुछ नहीं किया तो बस आपको बस फांसी होने वाली है। नो, यू हैव टू एक्सप्लेन योर केस। डिपार्टमेंट सुनता है। आई हैव सीन मैनी केसेस जिसमें अगर एओ ने नहीं सुना, सीआईटी नहीं सुना, आईटीएटी सुनता है। एओ नहीं सुनता है तो सीआईटी अपील ज़रूर सुनते हैं, अगर सीआईटी अपील नहीं सुनते हैं तो आईटीएटी ज़रूर सुनते हैं। एंड फिर उसके बाद हाई कोर्ट में तो नॉर्मली केसेस हम, अनलेस वो केस ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही लॉ के अगेंस्ट है, वही सारे हैं, वो केसेस फिर वहाँ जाते भी नहीं है। तो नॉर्मली एसएससी जब उसको पूरा गट फीलिंग होता है कि माई केस इज़ ट्रू, आई एम ट्रू, एंड बस वहाँ पे बात आती है कि आप अपने फैक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी कॉशियस वाइल ड्राफ्टिंग योर रिप्लाई, बी टू द पॉइंट। कुछ भी XYZ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। ओनली गिव द इन्फॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड फॉर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से असेसिंग ऑफिसर कोई मतलब तो है नहीं, अननेसेसरी वो कुछ और नया चीज़ ऐड और कर देगा, फिर उसको और करते रहो। रेबट दी फैक्ट्स प्रोवाइडेड एलिज्ड बाय द एओ। अगर एओ ने कोई भी गलत फैक्ट मेंशन किया है तो आप उसको रेबट कीजिए। एक बार तो मेरे एक मेरे एसएससी के पास नोटिस आया जिसमें लिखा था आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज की है, एंड एसएससी तो पागल हो गया दे सोच के कि कब करी, कैसे करी, मैंने तो नहीं करी। एंड देन द होल थिंग, देन वी हैड टू, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास जब आया तब ऑर्डर पास हो चुका था। सो देन वी हैड टू गो बैक टू द एओ, आस्क हिम व्हाट इज़ दैट, एंड फिर वो सारा चीज़ ओपन अप हुआ। वेल कई बार काफ़ी मज़ेदार इंस्टेंसेस आते हैं। वेल इट्स नॉट द टाइम टू डिस्कस, एज ऑफ नाउ आई एम ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो यू हैव टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप कुछ भी अगर कह रहे हैं, आप अगर असेसिंग ऑफिसर के जो भी उसने शो कॉज किया है, अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, देन यू हैव टू चैलेंज अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सारा केस फ्लॉप है अपना। So you have to provide documentary evidences, you have to give facts clearly. Focus on the content. Content is very important. Focus on the content to bring the most accurate, authentic and clear explanation of the case. Written submissions, हमारा जो written part होगा, reply drafting होगी, drafting has to be to the point, accurate. So that आप जो exactly कहना चाहते हैं वो आप वहाँ लिखित में, कई बार क्या होता है हमने जिस intention के साथ, जिस expression के साथ उसे लिखा है, उसे उस expression और intention के साथ पढ़ा नहीं जाता है। सो राइटिंग इज़ एन आर्ट। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने शायद सीआईटी अपील पे ही लिखा है। राइटिंग इज़ एन आर्ट, नो डाउट। वो आर्ट आपको
थोड़ा इनकलकेट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मेरी इंस्टा मोजो पे बहुत सारे फॉर्मेट्स अपलोडेड हैं, यू कैन टेक फ्रॉम देयर रेडी फॉर्मेट, पिक इट अप, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स कर सकते हो फैक्ट्स में और डिटेल्स में, एंड दैट्स इट। ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ एनी जुडिशियल अथॉरिटी विच फेवर्स द सिचुएशन। अगर आपको कोई केस लॉज पता है, नहीं पता हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई विल ऑलवेज हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द ऑर्डर। आप अगर कोई भी रिप्लाई बनाते हो तो डिपार्टमेंट को असेसिंग ऑफिसर उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, उसे हर हाल में आपके उस रिप्लाई को देखना होगा। तो रिप्लाई कैसा होता है मैं एक बार आपको वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए हमारा ये रिप्लाई होगा, ये तो मैंने कमिश्नर, ये CIT अपील्स के सामने का रिप्लाई है जो मैंने बनाया हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें जो नहीं बतानी चाहिए वो मैंने हाइड कर दी है, मतलब जो पर्सनल डिटेल्स हैं, ओनली दोज रिटन सबमिशंस बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। अगर सर्विस और सर्च है तो कमिश्नर अपील्स लग जाता है, सीधे हियरिंग पे ही जाता है, नहीं तो फिर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर NFAC के सामने फिर आपका केस आता है हियर करने के लिए। ये उसका फॉर्मेट है। आपको नोटिस का रेफरेंस देना है, इन नोटिस, अपील नंबर एंड ऑल दैट। ब्रीफ फैक्ट्स, देखिए मैंने आपको बताया था, पहले आप फैक्ट्स को बताइएगा। मैंने यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं एंड कैसे वो चीज़ फ्लो हुई है मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर। तो पहले हमने भी फैक्ट्स ऑफ द केस दिया हुआ है, हम अपना पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे AO ने क्या किया है हम वो लिख रहे हैं, AO ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैंने ये भी लिखा हुआ है इसमें। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, दिस इज़ द बॉडी, एंड फिर मैंने ये लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर ने माना नहीं है उसे, और फिर नोटिस 156 का आ गया, एंड बीइंग अग्रीड बाय द ऑर्डर आई एम इनटू द अपील, सो दिस इज़ द बॉडी। अब हमने ग्राउंड्स ऑफ अपील का हमने अपने अपने ग्राउंड्स लिए हुए हैं और ये ग्राउंड्स हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करना सेक्शन 68 का ही है ये, तो आप चाहें तो ये आप मेरे इंस्टा मोजो लिंक से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स वेरी 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 हेल्पफुल। आई मीन मुझे भी लगता है कि अगर आपके पास कोई रेडीमेड चीज़ आ जाती है तो आप कई बार उसमें थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट छोटे मोटे चेंजेस करके आप इसको कर सकते हैं। इसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील मैंने ग्राउंड वाइज, आप देखिए ग्राउंड नंबर 5 पर आ गई हूँ मैंने इसमें ग्राउंड वाइज अपने सबमिशंस बनाए हैं। सबमिशंस तो हमेशा ही ग्राउंड वाइज दिए जाते हैं, तो आपके जो भी ग्राउंड्स हो उसको लीजिए। वेल प्रेजेंटेड, सबसे पहले फैक्ट्स आपको लिखना है, असेसिंग ऑफिसर के साथ क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, क्या क्या दिया, उसने क्यों नहीं माना, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इसमें शायद मेरे पास 11 ग्राउंड्स हैं, नो आई गेस 12 ग्राउंड्स, एंड एट ग्राउंड नंबर 12 ग्राउंड्स में हमने आपको 234 ABC का भी ध्यान रखना है। ये हम नॉर्मली भूल जाते हैं क्योंकि ऑर्डर के फेस पे नहीं होता है, ऐसे आपको कंप्यूटेशन शीट से देखना होता है। बहुत बार लोग इस ग्राउंड को लेने ही भूल जाते हैं। कितने सारे मेरे पास अपील्स की ड्राफ्टिंग आती है रिटर्न सबमिशंस की, तो उसमें जब मैं ग्राउंड्स देखती हूँ तो उन ग्राउंड्स में 234 ABC तो गायब ही होता है, कोई उसको लेता ही नहीं है। इट इज़ सच एन इग्नोर्ड ग्राउंड, जबकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्राउंड। आपको ये भी लेना चाहिए सो दैट जो भी आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं उनसे वो अपने आप ही, हालांकि जब उसका ऑर्डर पास होता है तो वो एक बार में ही लिख देते हैं कि प्रोपोर्शनेटली वो सारी चीज़ें रिकैलकुलेट होंगी, बट देन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि हमें अपना एक इंडिविजुअल ग्राउंड लेना चाहिए। पेनल्टी वाला ग्राउंड भी बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत सारे केसेस देखे मैंने जिसमें लेते ही नहीं हैं। वेल ड्राफ्टेड ग्राउंड्स ऑफ अपील, ग्राउंड्स भी आपके बहुत, फर्स्ट ग्राउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लीगल ग्राउंड है, टेक्निकल ग्राउंड है, ऑन मेरिट्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान। ग्राउंड्स ऑफ अपील भी आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको ITAT तक लेके जाएगा, एंड वहाँ पे सेम ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड सेम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रेफर किए जाते हैं। कोई दूसरा नया पेपर नहीं बनता है, जो आपने पहले लेवल पे CIT अपील लेवल पे बना दिया वही आपका ITAT लेवल पे काम आता है, एंड आगे भी वही काम आता है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट। दैट इज़ अ वेरी क्या कहते हैं, बिल्कुल पक्का डॉक्यूमेंट। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, वैसे वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आपने फैक्ट्स दिए हैं, अपना ग्राउंड दिया है, आपने ग्रीवांस अपनी मेंशन करी है, तो हर बार आपकी ग्रीवांस नहीं बदलेगी, वो जो उस ऑर्डर से जो ग्रीवांस आई है वो ग्रीवांस है। बाद में आप अमेंड और वो सब तो कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट लेवल होता है वो तो फर्स्ट लेवल ही होता है। सो वी आर अगेन बैक टू माई स्लाइड।
सो आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप ड्राफ्टिंग करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट करें। हमारे पास रेडी टू यूज़ ड्राफ्ट से हमारे इंस्टा मोजो लिंक पे आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कंप्लीट रिप्लाई फॉर्मेट्स है, बहुत सारे सेक्शंस के फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे, आपको जितने चाहिए आई गेस उसमें सब मिल जाएंगे। एंड इन द इनकम टैक्स एक्ट जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वो सब मिलेंगे। रिप्लाई टू SCN, बिफोर द AO, बिफोर द कमिश्नर, एंड स्टे का प्रोसीडिंग्स एंड स्टे पिटिशंस, एंड वो सब कुछ मिलेगा। एडजॉर्नमेंट लेटर्स, एवरीथिंग यू विल गेट. So we team at Conde Softex 8 is a qualified and professional group of writers, editors, proofreaders, content enhancers, critic analysts, and subject matter experts, striving to bring the most accurate, authentic, and trustworthy tax, finance, assessment, and appellate proceeding related information to our viewers. हमारा ये एम है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट दें, क्योंकि हमारा रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है। मुझे वीडियोस बनाने में भी इतना बहुत टाइम मिल नहीं पाता है। आई गेस ये वीडियो भी बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, बट देन आई ऑलवेज़ फील कि आई शुड ऑलवेज शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू। तो ये जो मैं आपको जो भी फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे वो फॉर्मेट्स है जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुकी हूँ। सो आई कीप ऑन पॉपुलेटिंग माई इंस्टामोजो लिंक विद ऑल दिस न्यू फॉर्मेट्स। जैसे जैसे मेरी ड्राफ्टिंग्स होती हैं, मैं वैसे वैसे जैसे जैसे मैं रिप्लाइज बनाती हूँ क्लाइंट्स के लिए, उन्हीं को मैं अपलोड भी कर देती हूँ। So our mission is to provide smooth procedural assessment and appellate related process and simplify jargon and industry lingo. ये थोड़ा बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। आप मेरे वीडियोस देखिए, उसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर लिखिए, एंड आप देखिएगा कि मैं अपने हर क्वेरी को रिप्लाई करती हूँ। आई मेक इट अ पॉइंट, कभी भी रात में भी टाइम मिले, दिन में भी, आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई हैव टू डू दिस। वी बिलीव शेयरिंग नॉलेज थ्रू रिलेटेबल कंटेंट इन अ पावरफुल मीडियम टू एम्पावर, guide and shape the mindset of billion people of this country and the citizens spread across globe. Yes, that's our aim. That's very true. So no wonder a notice sends shivers to your body, but there's no need to worry. Just read it. Read the notice, understand the notice, and reply it. Reply के लिए formats है हमारे पास. And in case you need any expert assistance, please feel free to contact us at support@condesh.in. So this is it with section 68. कोई और सेक्शन के बारे में अगर आपको मुझसे सुनना हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। आई एम ऑल रेडी टू मेक द वीडियो फॉर यू। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, चिल, बाय बाय।